नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नगर निगम आयुक्त के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी नगर निगम में परिषद के बारे में कि किस प्रकार से पार्षदों का चुनाव होता है और पार्षदों के चुनाव के बाद किस प्रकार से महापौर को चुना जाता है। तो प्यारे साथियों, हमने देखा था जो नगर निगम है 3 इकाइयों में बटा हुआ होता है। एक होता है परिषद, दूसरी इकाई थी यहाँ पर समिति और तीसरी इकाई है नगर निगम आयुक्त। तो आज हम उस नगर निगम आयुक्त की बात करेंगे। और समितियों की जब बात आती है तो समितियों का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्य करने के लिए या निर्णय लेने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि पंचायती राज में हमने पंचायतों के बारे में देखा था। तो बात करते हैं नगर निगम आयुक्त के बारे में। जब नगर निगम आयुक्त की बात होती है तो आखिर नगर निगम आयुक्त होता कौन है? तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इस भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य यहां पर नगर निगम आयुक्त होता है, जिसे सामान्यतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो बात यह आती है कि सर भारतीय प्रशासनिक सेवा होती क्या है? तो अगर साधारण भाषा में बात करूं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम IAS के नाम से भी जानते हैं, जिसका एग्जाम UPSC, जिसे आप अधिकतर जानते होंगे कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, जो कलेक्टर होता है, जब कलेक्टर का प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बाद अगर वह नगर निगम आयुक्त बनता है तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी IAS अधिकारी जब जिले में काम करता है तो उसे हम कहते हैं कलेक्टर, या उसे हम DM के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। और इसी का जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बाद इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। इसे नगर निगम आयुक्त के नाम से भी हम जानते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS की अगर हम बात करते हैं तो IAS का जो एग्जाम होता है ये एग्जाम UPSC लेता है। और UPSC की अगर बात करें तो जो आपका GS वाला पोर्शन है, जहां पर सामान्य ज्ञान से पटवारी के एग्जाम में लगभग 20 प्रश्न बनने हैं, तो सामान्यतः पॉलिटी वाले सेगमेंट से प्रश्न बनना स्वाभाविक सी बात है। तो UPSC का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक वर्णन मिलता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, हो सकता है पंचायती राज में यह प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 315 से 323। भारतीय संविधान का भाग 14 यहां पर UPSC के संबंध में प्रावधान करता है। तो ध्यान रखना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, IPS, IFS, इसके साथ ही कुछ अन्य भर्तियां भी जो होती है वे UPSC कंडक्ट कराता है। और UPSC का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक मिलता है। और जब संविधान में इस आयोग का वर्णन मिलता है तो इसका मतलब यह है कि यह एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, संवैधानिक आयोग है। सामान्यतः प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत का जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है? तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक आयोग है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में इसका वर्णन मिलता है, इसलिए ये एक संवैधानिक आयोग है। साथ ही इसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका कार्यकाल, यह बात हम कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है। और अगर इनका कार्यकाल पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अगर बात समझ में नहीं आ रही हो तो जैसे इनको नियुक्त किया जाता है, मान लीजिए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया और नियुक्त करने के बाद अगर 6 वर्ष हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और 6 वर्ष होने से पहले, जैसे आज नियुक्त किया और 6 वर्ष होने से पहले ही इनकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाती है तो भी इनको कार्यभार से यहाँ पर मुक्त कर दिया जाता है। यानी या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या पहले 65 वर्ष हो जाए, दोनों स्थिति में से जो भी चीज पहले होती है उसके आधार पर इन्हें पद से मुक्त माना जाता है। तो ध्यान रखना, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य नगर निगम का आयुक्त होता है, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जाना जाता है।
और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से जानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जानते हैं, जिसे हम IAS या कलेक्टर भी कहते हैं। जब कलेक्टर का प्रमोशन होता है तो वही नगर निगम आयुक्त बनता है। UPSC जो कि IAS IPS इनका एग्जाम लेती है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में मिलता है और भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यहाँ पर वर्णन मिलता है। 315 में कुछ अलग बात की गई है, जैसे कि संघ और राज्य दोनों के लिए यहाँ पर लोक सेवा आयोग होगा। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका वर्णन भी आर्टिकल 315 में मिलेगा और UPSC संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भी 315 में मिलेगा। वही 316 में कुछ अलग चीजें मिलेगी, 17 में अलग यहाँ पर नियुक्ति है, इनके कार्यकाल है, इनके संबंध में प्रावधान मिलता है। और लास्ट जो आर्टिकल है 323, इसमें प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के बारे में बात होती है। तो बहरहाल ये पॉलिटी वाला सेगमेंट था जो GS के संदर्भ से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कहीं कहीं अगर कि केवल पंचायती राज नहीं, इसके साथ जो भी चीजें लिंक होती है, जो प्रश्न बन सकता है GS में, तो वो भी कवर हो जाना चाहिए। पंचायती राज में तो आप अच्छे अंक लाएं, लेकिन GS में भी अच्छे अंक आपके आने चाहिए। तो हमने क्या देखा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो होता क्या है हमने क्या देखा कि जो नगर निगम है, नगर निगम के 3 इकाइयां थी, एक नगर परिषद, एक नगर यहां पर समिति और इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त। तो जो नगर परिषद है, ये नगर परिषद और इसके साथ ही नगर से संबंधित जो समिति है, इन दोनों के द्वारा कुछ ना कुछ नीति तो बनाई जाएगी, कुछ ना कुछ विधि तो बनाई जाएगी। तो इनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो नीति बनाई जाती है, इनके जो निर्णय है, जो नीति है, उनका क्रियान्वयन करना किसका कार्य होता है, नगर निगम आयुक्त का। यानी आपने जो पार्षद चुने, पार्षदों को चुनने के बाद उन्होंने महापौर को चुना और महापौर के द्वारा या पार्षदों के द्वारा जो नीति बनाई गई और आपने जो समिति बनाई, उस समिति के द्वारा जो नीति बनाई, इन नीतियों को कोई ना कोई तो लागू कराएगा। तो इन नीतियों को बनने के बाद, इन विधियों को, इन कानून को बनने के बाद इसका जो क्रियान्वयन है वह नगर निगम आयुक्त करता है। यहां तक की बातें स्पष्ट है। साथ ही प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो रिपोर्ट होगी, वह रिपोर्ट महापौर को नगर निगम आयुक्त देता है। तो यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न ये कि नगर निगम आयुक्त को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि नगर परिषद और नगर समिति जो होती है, नगर निगम समिति जो होती है, उनके निर्णय या उनके द्वारा बनाई गई विधि या उनके द्वारा बनाए गए नियम का क्रियान्वयन कौन कराता है, तो नगर निगम आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कराता है। साथ ही नगर निगम के जो प्रशासन संबंधी रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, ये महापौर को कौन सौंपता है, तो नगर निगम आयुक्त सौंपता है। यह प्रश्न बन सकता है कि जो प्रशासन संबंधी रिपोर्ट है नगर निगम की, तो नगर निगम आयुक्त किसे सौंपता है, तो ध्यान रखना महापौर को सौंपता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नगर निगम के बारे में हमने कुछ मूलभूत जानकारियों के बारे में देखा और जो जो प्रश्न यहां से बन सकते हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो आपको पंचायती राज की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। साथ ही शुरुआत से लेकर अभी तक के वीडियो आपको देखना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि पंचायती राज आपका अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।